हे हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और तैयारी भी अच्छे से आपकी हो रही होगी। तो सोशल साइंस की इस क्लास में आज हम शुरुआत करेंगे पॉलिटी का एक नया चैप्टर, जो कि है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। बेसिकली इसमें जो हमारा क्रिमिनल सिस्टम है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, उसके बारे में हम पूरा इसका प्रोसेस समझेंगे। पुलिस की गिरफ्तारी से लेकर के पुलिस जो अब किसी क्रिमिनल को गिरफ्तार करती है और उसके बाद जो पूरा प्रोसेस होता है, कोर्ट में जो सुनवाई होती है, मुकदमा जो चलता है, और उसके बाद अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो उसे सजा दी जाती है, निर्दोष है तो उसको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, उस पूरे प्रोसेस को आज इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो ये चैप्टर आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी अच्छा है और दूसरा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि ये जो सिस्टम है हमारी आपराधिक जो न्याय प्रणाली है, इसके बारे में आपको वैसे भी जानकारी होनी चाहिए। तो इसको आप जनरल नॉलेज के तौर पर भी पढ़ सकते हैं। तो ये सभी नोट्स हमारे बेस्ड हैं एनसीईआरटी पर। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। हियर इज समथिंग अबाउट मी एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन सोशल मीडिया, फेसबुक पेज, इंस्टा आईडी एंड टेलीग्राम चैनल। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डायरेक्टली यू कैन ज्वाइन ऑल ऑफ दीज। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। तो देखो, अगर हम बात करें आपराधिक न्याय प्रणाली जो हमारी कैसे काम करती है, उसकी अगर शुरुआत हम देखें तो शुरुआत कहाँ से होती है कि मान लीजिए किसी ने कोई क्राइम कर दिया, कोई वायलेशन कर दिया, लॉ का, कानून का उल्लंघन कर दिया, जैसे किसी ने चोरी कर दी या फिर किसी ने मर्डर कर दिया किसी का, या फिर कोई और क्राइम कर दिया जो कि कानून की नज़र में गलत है, तो हम उसे क्या कहते हैं? वायलेशन ऑफ लॉ। तो जब वायलेशन ऑफ लॉ होता है तो उसके बाद पुलिस का रोल स्टार्ट होता है। तो जब पुलिस के पास इंफॉर्मेशन जाती है तो पुलिस का यहाँ से रोल स्टार्ट होता है। पुलिस क्या करती है? पुलिस उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या पुलिस तय कर देती है कि भाई क्राइम किसने किया है? अगर मान लो उसने उस घटना से किसी व्यक्ति को, हम कह सकते हैं, मतलब गिरफ्तार कर लिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उसने ही क्राइम किया है। कभी कभी ऐसा होता है किसी और को भी कोई फंसा देता है, या तो फिर सारे जो सबूत हैं वो उसके खिलाफ रहते हैं लेकिन वो निर्दोष होता है। तो बहुत सी ऐसी सिचुएशन हो सकती हैं। तो सवाल जो ये आता है कि क्या पुलिस ही तय करती है कि कोई व्यक्ति दोषी है या नहीं? तो बिल्कुल नहीं, पुलिस का काम नहीं है ये कि कोई व्यक्ति दोषी है या दोषी नहीं है ये तय कर। तो फिर पुलिस का क्या काम है? तो देखो, पुलिस का काम होता है FIR दर्ज करना और गिरफ्तारी करना। FIR कैसे? मान लो किसी के घर पे चोरी हो गई, अब वो पर्सन के घर में जिसकी चोरी हुई है वो पुलिस के पास जाएगा। पुलिस के पास जाएगा तो पुलिस को डिटेल देगा अपने घर की चोरी की, कि हम इतने बजे घर से बाहर गए थे, हमने लॉक लगा दिया था और जैसे ही घर में एंटर हुए तो देखा ताला तो टूटा हुआ है और सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था, जो नकदी थी वो गायब थी, या फिर जो गहने थे वो गायब थे, या कुछ भी हो, जो भी चीज़ें जो भी घटना पे उसने देखा, तो उसने क्या किया? पुलिस को सारी जानकारी दे दी। अब पुलिस क्या करेगी? FIR दर्ज कर देगी। FIR होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इसके बारे में भी हम आगे चैप्टर में ही देख लेंगे, तो इसके डिटेल में नहीं जाते हैं। तो FIR दर्ज कर लेगी पुलिस और फिर उसमें FIR में वो कुछ मुख्य बातों को लिखेगी, घटना का टाइम, या फिर घटना किस बारे में है, चोरी की है, डकैती की है, या फिर किसी के मर्डर की है। और उसके बाद वो उससे ये भी पूछेगी कि आपको किसी पर शक है, मतलब कि अगर आपको किसी पर डाउट है तो आप उसका नाम लिखवा सकते हैं। तो होता क्या है, जैसे किसी पर डाउट होता है या फिर ऐसा होता है कि कोई घटना से कोई व्यक्ति ऐसा मिला है कि जिसके आशंका है कि उसने ही क्राइम किया है, तो उसको फिर पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब इतना रोल होता है पुलिस का। उसके बाद अदालत ये तय करती है कि आरोपी व्यक्ति दोषी है कि नहीं है। पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बाद क्या होगा? मुकदमा चलेगा और कोर्ट ये डिसाइड करेगी। इट इज़ द कोर्ट हु डिसाइड्स वेदर द अक्यूज्ड पर्सन इज गिल्टी और नॉट। पुलिस नहीं ये तय कर सकती कि वो क्रिमिनल है। ठीक है, तो इसको हम एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू समझ लेते हैं। अब आगे इसमें प्रोसेस क्या चलता है कि पुलिस ने जो गिरफ्तारी की, इसमें भी आगे का एक प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वायलेशन ऑफ लॉ के बाद कैसे प्रोसेस होता है। तो ये स्टोरी है मिस्टर एंड मिसेस शिंदे की। तो मिस्टर एंड मिसेस शिंदे जो हैं ये जा रहे हैं किसी शादी में। तो मिसेस शिंदे तैयार हो रही हैं और वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि मेरी चैन नहीं मिल रही है। जैसे कि होता है ना कि भाई हम अपनी ज्वेलरी देखते हैं जब हम कहीं बाहर जाते हैं, तो वो कहती हैं अरे मेरी तो चैन नहीं मिल रही है, चैन कहाँ चली गई?
तो मिस्टर शिंदे कहते हैं कि ध्यान से देखो, कभी तुमने कहीं इधर उधर रख दी हो। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने हर जगह देख ली है अच्छे से और चैन नहीं मिल रही है। तो इसके बाद होता क्या है कि देखो, जब किसी घर में कोई डोमेस्टिक वर्कर होता है, कोई घर में काम करने वाले जो आते हैं, तो उन पर ही सबसे पहले शक जाता है। तो उनका शक जाता है उनके जो हाउस डोमेस्टिक वर्कर होती है शांति डोमेस्टिक वर्कर जो होती है उनके यहाँ पर, वो डाउट करते हैं उस पर कि उसने चैन ली होगी। अब शांति के क्या करते हैं, तलाशी ली जाती है। तलाशी में शांति के बैग से निकलते हैं 10,000 रुपये। अब शांति का कहना है कि मैंने चोरी नहीं की है और ये 10,000 तो मैंने अपनी इनकम से बचाए हैं, हमें कुछ काम करना था उसके लिए 10,000 रुपये ये हमने उसके लिए बचाए हैं अपनी इनकम में से, थोड़ा थोड़ा करके बहुत मेहनत से हम इतने रुपये जोड़ पाए हैं। लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं कि इसने शांति ने चैन को बेच करके 10,000 रुपये इसने लिए हैं। तो मतलब उन्होंने खुद से ही अंदाज़ा लगा लिया, जो मिस्टर एंड मिसिस शिंदे जो थे, कि शांति ने ही चोरी करी है, क्योंकि इसके पास से हमें 10,000 रुपये मिले हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, वो पुलिस के पास जाते हैं और FIR दर्ज कराते हैं और शांति के खिलाफ वही है, शिकायत कर देते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि वो कोई भी इंसान अगर FIR कराता है तो वो ये भी बताता है कि हमें किस पर डाउट है या फिर हमने किसको देखा था उस घटना पर। तो ये सब पूरी प्रक्रिया होती है। तो पुलिस क्या होती है, पुलिस गिरफ्तार कर लेती है शांति को। अब शांति को गिरफ्तार करने के बाद तो शांति का भाई भी होता है, तो शांति का भाई आता है, पुलिस जब कस्टडी में वो होती है तो शांति का जो भाई आता है तो फिर उसको भी पुलिस पीटती है कि तुम लोग जो है गैंग चला रहे हो पूरा और चोरी करते हो, ये सब करते हो तुम। तो ऐसा करके क्या करते हैं, उसको भी एक तरह से जेल में डाल देते हैं और उसको पीट के उसे ज़बरदस्ती उससे कबूल करवा लेते हैं कि हाँ कि हम ये काम कर रहे हैं। तो उससे होता क्या है, अब शांति को जो है बेल भी नहीं मिल पाती है, क्योंकि बेल के लिए क्या है, बेल क्या होता है, बेल होता है टेम्परेरी, मतलब रिलीफ मिल जाता है जेल से बाहर जाने के लिए। तो वो बेल के लिए क्या होता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो 20,000 रुपये थे बेल देने के लिए, उन्होंने तो 10,000 भी कैसे कैसे जोड़े थे, वो भी उन्होंने रख लिए थे, ये कहकर कि चैन के बदले में आपने ये लिए हैं। तो इस वजह से शांति फिर बेल भी नहीं ले पाती है और उसको जेल में ही रहना पड़ता है। अब यहाँ तक क्या होता है, पुलिस का तो काम हो गया कि पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली, FIR दर्ज कर ली मिस्टर एंड मिसिस शिंदे की तरफ से। अब उसके बाद शुरुआत क्या होगी, कोर्ट की कार्रवाई की शुरुआत होगी यहाँ पर। और उससे पहले क्या होता है, उससे पहले भूमिका होती है वकील की। तो वकील कैसे अपॉइंट होते हैं, देखो जो जिसने क्राइम किया है या फिर वो निर्दोष भी है, भले ही वो मतलब जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है, वो जो व्यक्ति है, अगर वो वैसे तो अपने डिफेंस में डिफेंस लॉयर रखेगा, लेकिन अगर वो व्यक्ति गरीब है, वो लॉयर अपॉइंट नहीं कर सकता है, वो अपना बचाव के लिए वकील नहीं अपॉइंट कर सकता है। तो सरकार क्या करती है, सरकार अपनी तरफ से एक वकील उसको अपॉइंट करके देती है। तो जैसा कि शांति के केस में हुआ, शांति क्योंकि गरीब थी तो वो वकील नहीं कर सकती थी अपने बचाव के लिए, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक वकील नियुक्त किया शांति के लिए। और इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 22 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को एक वकील के जरिए अपना बचाव करने का मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो मतलब कि अगर उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। तो अनुच्छेद 39A में ऐसे नागरिकों को वकील मुहैया कराने की जिम्मेदारी राज्य के ऊपर सौंपी गई है, जो गरीबी या किसी और वजह से वकील नहीं रख सकते। तो ध्यान रखेंगे, तो वो डिफेंस लॉयर कहलाता है, जो कि बचाव पक्ष हिंदी में कहते हैं हम। तो जो शांति की तरफ से अपॉइंट किया था गवर्नमेंट ने। इसके अलावा एक और वकील होता है। अब एक और वकील किसके लिए होगा, शिंदे की तरफ से, जो मिस्टर एंड मिसिस शिंदे हैं उनकी तरफ से एक वकील होगा। और उनकी तरफ से कौन सा वकील होगा, उनकी तरफ से होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसको हम कहते हैं सरकारी वकील। और उनकी तरफ से सरकारी वकील क्यों होगा, वो इसलिए क्योंकि जो क्राइम हुआ है वो एक तरह से सोसाइटी के अगेंस्ट हुआ है, पूरी सोसाइटी के लिए हुआ है या फिर पूरे राज्य के लिए हुआ है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी तरफ से उस केस को लेती है और उसके लिए सरकारी वकील रहता है। तो दोनों में डिफरेंस समझें, जो जिसके अगेंस्ट क्राइम हुआ है उसके लिए तो वकील सरकार की तरफ से ही होता है परमानेंट, लेकिन जो बचाव पक्ष होता है, डिफेंस लॉयर जो होता है, वो जो डिफेंस मतलब बचाव पक्ष वाला जो व्यक्ति है वो खुद से अपॉइंट करता है वकील को, और अगर वो इस काम में सक्षम नहीं होता है तो गवर्नमेंट उसकी हेल्प करती है सिर्फ। तो ये ध्यान रखेंगे। तो दो तरह के वकीलों का मैंने आपको बता दिया कौन कौन से होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो पुलिस के बारे में भी हम देखेंगे, पहले आगे का समझ लेते हैं। देखो सारी सुनवाई होने के बाद हुआ क्या था कि शांति एक तरह से निर्दोष पाई गई, जो कि उसके मालिक और मालकिन ने उसको दोषी साबित कर दिया था। तो जब ये पता चला कि पास में कोई गिरोह पकड़ा गया था जो कि चोरी का काम करता था, तो शांति को बरी कर दिया गया बाइज्जत, और वो एक तरह से निर्दोष साबित हो गई।
लेकिन अगर हम पुलिस को ये जिम्मेदारी देते तो क्या वो निर्दोष साबित हो पाती? अगर पूरी तरह से अच्छे से ट्रायल नहीं हुआ होता, पूरी तरह सुनवाई नहीं हुई होती तो शांति को शायद अपराधी मान लिया जाता। तो इसी के लिए ये पूरा प्रोसेस जो है एक अच्छे तरीके से काम करे, ये ज़रूरी होता है। अब इसमें देखो हम स्टेप बाय स्टेप सभी की भूमिका देखेंगे। जज का भी इसमें रोल है, जज की भी भूमिका हम इसमें आगे देखेंगे। तो सबसे पहले हम पुलिस का रोल देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले पुलिस का ही रोल इसमें आता है। तो अपराध के कमीशन के बारे में किसी भी शिकायत की जांच करे, ये पुलिस की जिम्मेदारी होती है। जैसे ही कोई व्यक्ति ये कहने के लिए आता है पुलिस के पास कि मेरे साथ ये दिक्कत हुई है, कोई क्राइम हुआ है, मेरे अगेंस्ट कोई क्राइम हुआ है, तो उसके बाद ही पुलिस की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। पुलिस का काम होता है FIR दर्ज करना और अपराधी को गिरफ्तार करना। अपराधी तो खैर वो कह सकते हैं एक तरह से साबित नहीं होता है, लेकिन एक तरह से शक के आधार पर वो पुलिस गिरफ्तार उसको कर सकती है। तो पूरी इस प्रोसेस में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हमारा 4 मुख्य पिलर होते हैं, 4 मुख्य व्यक्ति होते हैं। एक तो पुलिस के बाद हमारा आता है बचाव पक्ष का वकील, और तीसरा आता है हमारा सरकारी वकील जो राज्य की तरफ से होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहते हैं जिसे। और इसके अलावा हमारा 4th जो है वो है जज यानी न्यायाधीश। इन चारों के बारे में ही अब इसमें जानने वाले हैं। तो देखो पुलिस का काम मैंने बता दिया, FIR करना और गिरफ्तारी करना। अब उसके बाद क्या काम रहता है पुलिस का? उसके बाद गवाहों के बयान दर्ज करना, यानी कि जिसने वो घटना होते हुए देखी है, चाहे वो चोरी की हो, मर्डर की हो, कोई अगर वहाँ पर मौजूद था तो वो कोई अगर पर्सन के रूप में कोई है तो हम उसको कहते हैं गवाह। और सबूत होता है, जैसे कोई फिंगरप्रिंट मिले हैं किसी के, या फिर किसी का कोई हम कह सकते हैं कोई चीज़ मिल गई है, पास में किसी घड़ी मिल गई है, कोई किसी का गहना मिल गया है, तो वो काम करता है किस चीज़ का? एविडेंस का। वो सबूत होते हैं। और कोई पर्सन होता है अगर बताने वाला, तो उसको हम कहते हैं गवाह। तो फिर हम एक तरह से राय बनाते हैं और उसके अनुसार काम कर लेते हैं। हमको ये लगता है जैसे कि गवाह और जो सबूत मिलते हैं उसके आधार पर जो भी हमें लगता है हम उस हिसाब से फिर उस केस को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर पुलिस को लगता है कि सबूत आरोपी व्यक्ति के अपराध की ओर इशारा करते हैं तो वे कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हैं। तो अगर लगता है कि जो हमने व्यक्ति को गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ ये सभी सबूत हैं, तो उन सब के खिलाफ मतलब उन सबको लेकर के एक चार्जशीट दाखिल की जाती है कोर्ट में। चार्जशीट क्या होती है? चार्जशीट होती है जो भी उसने क्राइम करे हैं, मान लो उसने चोरी भी करी है, उसने मर्डर भी किया है, तो वो सभी चार्ज जो लगते हैं उसमें, उन सभी चार्ज की एक शीट बना दी जाएगी, चार्जशीट उसको कहते हैं, और वो क्या कोर्ट में पेश की जाएगी। तो इसमें देखो अगर हम बात करें रूल ऑफ लॉ की, तो ये हमारा पूरे इसमें जस्टिस सिस्टम में काम करता है। रूल ऑफ लॉ क्या है? अभी मैंने बताया था आपको, कानून का शासन वो है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी को इक्वल माना जाएगा। अब चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो जज हो, चाहे वो वकील हो, तो सभी व्यक्ति जो है समान हैं। तो यही है रूल ऑफ लॉ कि सभी जो व्यक्ति हैं हर कोई देश के कानून के अधीन है, चाहे वो पुलिस ही क्यों ना हो। तो पुलिस जांच हमेशा कानून के अनुसार और मानवाधिकारों के पूर्ण सम्मान के साथ की जानी चाहिए। तो मानवाधिकार वाले आ जाते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि कुछ अगर ऐसा कुछ होता है किसी व्यक्ति के साथ कि कानून का उल्लंघन करते हैं, उसके मानवाधिकारों को ठेस पहुंचती है, तो मानवाधिकार वाले रहते हैं इसी कतार में कि ऐसा कुछ ना कर पाए पुलिस। तो पुलिस को भी कानून के अनुसार काम करना होता है। ऐसा नहीं है कि पुलिस किसी को भी कुछ भी उगलवाने के लिए उसे पिटाई करनी शुरू कर देगी, उसको इतना मारेगी कि वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए। वो ऐसा नहीं कर सकती, पुलिस मार नहीं सकती किसी को भी उससे सच उगलवाने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा निर्देश की गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के समय पुलिस को पालन करना चाहिए। तो ये दिशा निर्देश हैं कुछ जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किए हुए हैं, इनको हम आगे देखेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश दिए हुए हैं, ये हैं DK बासु दिशा निर्देश इस नाम से ही इनको जाना जाता है। तो पुलिस की जांच के दौरान किसी को प्रताड़ित करने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं है। ऐसा नहीं है कि पुलिस जांच के दौरान मतलब किसी का मन करेगी तो पीटने लग जाएगी उसे, फिर किसी को गोली मार देगी, उसका मन करेगा हाँ भाई तू क्रिमिनल है, तुझको मैं आज ही ख़त्म कर दूंगा, मार दूंगा और क्राइम ख़त्म। तो पुलिस ऐसा नहीं कर सकती, तो पीट नहीं सकती, गोली नहीं मार सकती और किसी को टॉर्चर नहीं कर सकती किसी भी तरह से। वे किसी व्यक्ति को छोटे मोटे अपराधों के लिए भी किसी प्रकार की सज़ा नहीं दे सकते। मान लो पुलिस को ये लगे कि हाँ भाई इसने छोटी सी चोरी करी है, किसी का पर्स मारा है, तो इसको मैं ही सज़ा दे दूँ, 2-4 थप्पड़ मार के अपने आप सज़ा दे दूँ, तो ऐसा पुलिस नहीं कर सकती। इसके अलावा अनुच्छेद 22 और आपराधिक कानून भी प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को कुछ अधिकार की गारंटी देता है। ऐसा नहीं है कि जो एज ए सिटीजन ही आपको अधिकार मिलते हैं। अगर आप गिरफ्तार हो गए, आप मान लो आपको क्रिमिनल ही अगर मान लिया गया, तो ऐसा नहीं है कि आपको मतलब क्रिमिनल मान लिया जाएगा और आपको सज़ा दे दी जाएगी और फिर आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। आर्टिकल 22 ये कहता है कि जब तक किसी व्यक्ति के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं होता है तब तक
आप उसके साथ कुछ ऐसा नहीं कर सकते, वो तब तक निर्दोष ही है। एक तरह से कानून की नज़र में वो निर्दोष है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं होता है। अब वो चाहे अपराधी भी क्यों ना हो, तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि उसके साथ वो गलत व्यवहार कोई भी कर सके, चाहे वो पुलिस हो या फिर जजेस हो। तो जिस अपराध के लिए व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, उस अपराध की गिरफ्तारी के समय सूचना पाने का उसको अधिकार है। ये कुछ निर्देश हैं जो कि बता रहे हैं कि गिरफ्तारी से रिलेटेड क्या निर्देश हैं, मतलब क्या अधिकार है। तो देखो, अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको बताया जाएगा कि आपका ये गुनाह है, इसके लिए आपको गिरफ्तार करें। कि आपने चोरी करी है, आपने पर्स मारा है, आपने डकैती करी है, आपने मर्डर करा है, तो उसको बताना जो है उसका अधिकार है, उस व्यक्ति का अधिकार है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार है। तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष इसको पेश करना पड़ेगा। ये अधिकार उसको गिरफ्तार व्यक्ति को है। गिरफ्तारी या हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार या अत्याचार ना करने का अधिकार उसे मिला हुआ है। तो पुलिस उसको टॉर्चर नहीं कर सकती, कोई मतलब गलत तरीके से ट्रीट नहीं कर सकती। पुलिस हिरासत में दिए गए एक बालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि शांति वाले केस में हुआ था, उसके भाई को पीट कर उसे ज़बरदस्ती कबूल करवाया था कि हाँ हम चोरी का गिरोह चलाते हैं। तो ऐसे अगर कोई कबूल कर लेता है पुलिस कस्टडी में तो उसको सबूत नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऐसा पुलिस ज़बरदस्ती भी तो करवा सकती है, तो उसको एक तरह से हम सबूत नहीं मानेंगे। बाकी 15 साल से कम उम्र के लड़के और महिलाओं को सिर्फ पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। यानी कि अगर 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो उनको नहीं बुलाया जाएगा थाने में, पुलिस को ही आना पड़ेगा घर पर ही। और इसके अलावा महिलाओं को भी सिर्फ पूछताछ के लिए थाने नहीं बुला सकते, उनके लिए भी पुलिस को घर पे ही आना पड़ेगा पूछताछ अगर करनी है। अब देख लेते हैं DK बासु गाइडलाइंस क्या हैं जो कि दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। किसी भी कारण से गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ के लिए पुलिस और अन्य एजेंसियों को जिन प्रक्रियाओं का पालन करना होता है वो होते हैं हमारे DK बासु दिशा निर्देश। तो पूछा जाता कभी कभी कि ये किससे रिलेटेड है, तो ध्यान रखेंगे गिरफ्तारी से रिलेटेड है, ये गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ से। तो पहला इसमें पॉइंट है, गिरफ्तारी या पूछताछ करने वाले पुलिस अधिकारियों को अपने पदनामों के साथ स्पष्ट, सटीक, दृश्यमान पहचान और नाम टैग पहनना चाहिए। आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक उनका नाम का टैग लगा होता है, वो उनको पहनना ज़रूरी है गिरफ्तार करते हैं। कुछ उनका ड्रेस कोड होता है, वो उनको पहनना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि कोई भी चोर पुलिस की वर्दी पहन करके आ जाएगा और कुछ भी मतलब कि किसी को भी गिरफ्तार करके ले जाएगा। तो ऐसा नहीं है, जैसे फिल्मों में देखा है ना आपने, वैसा नहीं होता है रियल में कि कोई नकली पुलिस बन के आएगा और गिरफ्तार करके ले जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये पहचान अपनी रखनी है पुलिस को गिरफ्तारी करनी किसी व्यक्ति की। गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारी का एक ज्ञापन तैयार किया जाना चाहिए। कम से कम एक गवाह द्वारा भी प्रमाणित किया जाना चाहिए, मतलब एक विटनेस होना ज़रूरी है गिरफ्तारी के समय। और गिरफ्तार व्यक्ति के परिवार के सदस्य उसमें शामिल हो सकते हैं या तो कोई और हो सकता है। और गिरफ्तारी ज्ञापन पर गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा प्रति हस्ताक्षर किया जाना चाहिए। तो गिरफ्तारी ज्ञापन जो है उस पर गिरफ्तार जो व्यक्ति किया गया है उसको भी साइन होने चाहिए। तो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है, उसे किसी रिश्तेदार, मित्र या शुभचिंतक को सूचित करने का अधिकार है। तो मतलब वो किसी को इन्फॉर्म कर सकता है, अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को। ऐसा ना हो कि वो ढूंढते फिरें कि कहाँ मिसिंग पर्सन हो गया है, वो मतलब कहाँ मिस हो गया है, तो उसको वो अगर बता दे तो कम से कम सबको पता रहे कि हाँ भाई ये बात है। और जब कोई दोस्त या रिश्तेदार जेल से बाहर रहता है तो गिरफ्तारी के 8 से 12 घंटे के भीतर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी का समय, स्थान और हिरासत का स्थान अधिसूचित किया जाना चाहिए। तो ये सभी जो हैं वो दिशा निर्देश हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए हैं, जो कि गिरफ्तारी, हिरासत और पूछताछ से संबंधित है पुलिस या फिर कोई और अन्य एजेंसी के लिए। अब आता है FIR का नाम अक्सर आपने सुना होगा कि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। तो FIR होता क्या है? FIR होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट। तो यानी कि कोई भी घटना की फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो पुलिस दर्ज करती है। उस FIR में क्या हो सकता है, देखो इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो FIR दर्ज होने के बाद ही पुलिस अब किसी अपराध की जांच शुरू कर सकती है। अगर FIR नहीं लिखवाई है तो उसके लिए पुलिस कोई जांच शुरू नहीं करेगी। तो इसलिए ज़रूरी होता है पहले FIR दर्ज की जाए। तो FIR दर्ज अगर की जाएगी तो उसमें क्या होगा, उसमें बेसिकली देखो कुछ नॉर्मल सी चीज़ें होती हैं पूरे क्राइम का एक तरह से डिस्क्रिप्शन हम कह सकते हैं उसमें होता है। पूरे क्राइम का एक तरह से विवरण होता है उसमें। जैसे कि प्राथमिकी आमतौर पर अपराध की तारीख उसमें दर्ज करते हैं कि अपराध किस टाइम पर हुआ है, किस तारीख में हुआ है, किस स्थान पर हुआ है। घटनाओं के विवरण सहित अपराध के मूल तथ्यों का विवरण देती है। जो भी चीज़ें मतलब होती हैं अपराध से रिलेटेड वो सभी चीज़ें हम उसमें मेंशन कर सकते हैं। यदि ज्ञात हो तो आरोपी व्यक्तियों और गवाहों की पहचान का भी उल्लेख किया जाता है। मान लो अगर पता है, हमने किसी को देखा है कि हाँ उसने उसका मर्डर किया है, अगर मर्डर करने वाले व्यक्ति को हम जानते हैं तो उसकी पहचान हम दे सकते हैं। या फिर कोई गवाह है उसका तो उसको पहचान दे सकते हैं कि भाई उसने देखा था, उसका नाम भी हम लिखवा सकते हैं। FIR में शिकायतकर्ता का नाम और पता भी लिखा होता है।
जिसने एफआईआर करवाई है, मतलब जिसके घर क्राइम हुआ है, जिसके साथ क्राइम हुआ है, उसका नाम और पता भी उसमें होता है। जैसे कि क्योंकि पुलिस, आपने देखा होगा, पुलिस उनके घर चली जाती है, कुछ भी पूछताछ करनी होती है तो वो कैसे जाती है, क्योंकि एफआईआर में सारी डिटेल्स वो मेंशन करते हैं। तो कानून कहता है कि जब भी कोई व्यक्ति संज्ञेय अपराध के बारे में जानकारी देता है तो पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी के लिए प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य है। संज्ञेय अपराध मतलब, संज्ञेय अपराध में देखो ये सभी अपराध आते हैं, जैसे कि मतलब मान लो किसी का मर्डर कर दिया, किसी का रेप हो गया, तो ये क्या होते हैं, संज्ञेय अपराध। मतलब कि ये एक तरह से हम कहेंगे ये माफ़ी के काबिल नहीं है। अगर आपने मान लो किसी का पर्स चोरी कर लिया, वो तो इतना बड़ा क्राइम नहीं है, लेकिन ये जो है ये एक तरह से आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है सोसाइटी पर, हम कह सकते हैं। तो ये जो क्राइम होते हैं इसके लिए एफआईआर दर्ज करना जरूरी होता है। तो पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन से ऐसे क्राइम्स हैं जिनके लिए एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। तो ये होते हैं संज्ञेय अपराध, या फिर हम कह सकते हैं इंग्लिश में कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होते हैं, उसमें एफआईआर दर्ज करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया होती है। तो ये एफआईआर होती है कुछ इस तरह की, देखो यहाँ पर डिटेल्स होती हैं, दिन, तारीख वगैरह, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं इसमें, इन्फॉर्मेशन वगैरह उससे रिलेटेड, घटना से रिलेटेड। तो कुछ इस तरह से होती है ये। अब देख लेते हैं सरकारी वकील की क्या भूमिका होती है। सरकारी वकील मैंने बताया था जो राज्य की तरफ से, स्टेट की तरफ से लड़ता है। और स्टेट मतलब जिस पर्सन के लिए क्राइम हुआ है, मतलब जिस पर्सन के यहाँ पर क्राइम हुआ है, जैसे कि किसी के यहाँ पर चोरी हुई है, किसी के यहाँ पर या फिर मर्डर हो गया है, या फिर कोई और संज्ञेय अपराध हो गया है, तो वो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। यानी कि जो क्राइम हुआ है वो एक तरह से पूरे सोसाइटी के खिलाफ क्राइम हुआ है, तो इसीलिए राज्य का प्रतिनिधित्व करता है वो वकील जो होता है, और उसको हम कहते हैं सरकारी वकील। तो ये भी पूछा जाता है अक्सर कि राज्य का वकील किसका मतलब सरकारी वकील किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये करता है स्टेट का। सरकारी वकील स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जो विक्टिम होता है एक तरह से, जिसके खिलाफ वो क्राइम हुआ है, जो विक्टिम है, जिसने वो क्राइम झेला है, उसके लिए ये स्टेट का वकील होता है, सरकारी वकील होता है। तो अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज ए पब्लिक रॉन्ग कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम्स बट अगेंस्ट सोसाइटी एज अ होल। एक आपराधिक अपराध को सार्वजनिक गलत माना जाता है, क्योंकि एक तरह से पब्लिकली उसको गलत माना जाता है। मान लो अगर मर्डर हुआ है तो सोसाइटी को गलत संदेश जा रहा है कि नहीं, ऐसे तो कोई भी किसी को मार देगा, और कोई छोटी सी बात पर भी किसी को मार देगा, तो एक तरह से पूरी सोसाइटी को ये गलत मैसेज जा रहा है ना, तो पूरी सोसाइटी के लिए ये गलत है। तो इसीलिए ये पूरे राज्य के लिए ही हम कह सकते हैं ये चीज़ होती है। तो इसीलिए सरकारी वकील इसकी तरफ से लड़ता है केस। तो ऐसे ही अगर आप केसेस देखें जो कि मुकदमे होते हैं, ये अक्सर इनके नाम रखे जाते हैं। कैसे? जैसे कि राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार। ये राज्य क्यों है? राज्य इसलिए है कि जो विक्टिम है उसके लिए हम एक तरह से राज्य का यूज़ करते हैं, उसका डायरेक्ट नाम न रख के, और जिसने क्राइम किया है वो होता है उसका नाम लिखते हैं। ऐसे ही और बाकी के भी, जैसे कि राज्य बनाम शांति। अब शांति क्योंकि निर्दोष थी, लेकिन एक तरह से शक तो उस पर था ना, उसके खिलाफ तो मुकदमा चल रहा था ना, भले ही वो निर्दोष थी, लेकिन जो चोरी हुई थी, वो जो शिंदे के घर में चोरी हुई थी, वो एक तरह से पूरी सोसाइटी के लिए गलत मैसेज था। तो वो एक तरह से हम कहेंगे राज्य को रिप्रेजेंट करेगी वो। तो आगे देख लेते हैं। अब देखो वकील की भूमिका कब शुरू होती है। तो वकील की भूमिका जब शुरू होती है जब पुलिस ने जांच की, मतलब कि वो सबूत और गवाह उसने जुटाए और अदालत में आरोप पत्र दायर किया। आरोप पत्र क्या था? चार्ज शीट, जो मैंने आपको बताई थी क्या क्या चार्ज लगे हैं, उसने मर्डर किया है, चोरी की है, या फिर कोई और भी क्राइम किया है, वो सभी जोड़ जाड़ के जो भी चार्ज उस पर लगे हैं वो सब मिला करके चार्ज शीट तैयार होती है। चार्ज शीट के बाद वकील की भूमिका स्टार्ट होती है। तो उसके बाद वकील का काम शुरू होता है, और जो अभियोजक है उसको राज्य की ओर से अभियोजन का संचालन करना चाहिए। यानी कि जो हमारा क्या था, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है राज्य को रिप्रेजेंट करता है, यानी विक्टिम जो है जिसके खिलाफ क्राइम हुआ है उसको रिप्रेजेंट ये करता है। तो निष्पक्ष रूप से कार्य करना, पूर्ण और भौतिक तथ्यों, गवाह और सबूतों को अदालत के सामने पेश करना उसका कर्तव्य होता है। तो ये सभी काम होते हैं कि निष्पक्ष रूप से वो काम करे, ऐसा ना हो कि किसी के पक्ष में बोले। तो निष्पक्ष रहना है। निष्पक्ष का मतलब क्या है? अगर मान लो किसी की, जैसे शांति है, शांति अगर दोषी नहीं है तो क्या है, उसको निर्दोष साबित करना है उसे। ऐसा नहीं है कि सामने वाले को उसे बस हम कह सकते हैं क्रिमिनल ही घोषित करना है। सामने वाला अगर निर्दोष भी है ना तो उसको निर्दोष भी साबित करना है, क्योंकि राज्य की तरफ से केस लड़ेगा। तो अब क्योंकि जो बचाव पक्ष है, बचाव पक्ष अगर क्रिमिनल है तो उसको क्रिमिनल घोषित करना है, उसके खिलाफ सबूत जुटाने हैं, और अगर निर्दोष है तो उसके लिए भी कुछ एविडेंस उसे जुटाने हैं,
और उसको निर्दोष भी साबित करने का काम क्या है, सरकारी वकील का है। तो ध्यान रखेंगे, अगर आपको कोई डाउट है ये वकील से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। वैसे तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है, सरकारी वकील जो राज्य की तरफ से या फिर विक्टिम की तरफ से लड़ता है, और बचाव पक्ष वो होता है जिसके खिलाफ केस होता है, चाहे वो क्रिमिनल हो चाहे वो निर्दोष हो। अब देख लेते हैं न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है। 3 लोगों के बारे में हमने जान लिया, बचाव पक्ष का जो वकील होता है, और पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि सरकारी वकील होता है, और पुलिस। अब लास्ट जो हमारा रोल है वो है जज का। जज जो है वो जजमेंट देता है, लास्ट का में काम होता है जज का। तो अदालत में पीठासीन अधिकारी होता है जो मामले के संदर्भ में निर्णय देता है, जो मतलब जजमेंट जो करता है वो होता है जज। तो जज खेल में एम्पायर की तरह होता है और निष्पक्ष और खुली अदालत में सुनवाई करता है। तो निष्पक्ष सुनवाई करता है जज, ये नहीं कि किसी एक तरफ की सुनकर के दूसरी तरफ को दोषी मान लिया। सभी गवाहों और अभियोजन और बचाव पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी भी अन्य साक्ष्य को सुनता है दोनों तरफ से, क्योंकि कोई ना कोई सबूत या गवाह पेश किए जाएंगे, तो सभी को ध्यान से सुनना है जज का काम। और फिर ये तय करता है जज कि प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर कानून के अनुसार आरोपी व्यक्ति दोषी है या फिर निर्दोष है। तो सबूत और गवाहों के आधार पर ये निर्धारित करना जज का काम होता है कि कोई इनोसेंट है या फिर गिल्टी है। यदि आरोपी को दोषी ठहराया जाता है तो न्यायाधीश सजा सुनाते हैं, और सजा में व्यक्ति को जेल भेजा जा सकता है या फिर जुर्माना दिया जा सकता है, या फिर किसी किसी केस में दोनों ही इसको लगाए जा सकते हैं। इस बात पर ये निर्भर करता है कि कानून क्या निर्धारित करता है। तो जो कानून में मेंशन है कि भाई इस क्राइम के लिए ये सज़ा मिलेगी, उसी के अकॉर्डिंग जज को अपना जजमेंट देना होता है। अब देख लेते हैं फेयर ट्रायल क्या है। फेयर ट्रायल यानी निष्पक्ष परीक्षण क्या होता है। निष्पक्ष परीक्षण ये पूरा प्रोसेस होता है जो कि पुलिस से लेकर के जजमेंट तक का हमारा प्रोसेस है ये न्यायिक प्रक्रिया में। तो पूरा जो प्रोसेस है हमारा वकील, पुलिस और जजमेंट का, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है हमारा ट्रायल। और ये ट्रायल अगर निष्पक्ष है, मतलब पक्षपात नहीं किया गया है किसी से भी, तो वो कहलाता है फेयर ट्रायल। तो फेयर ट्रायल होना चाहिए, ये कहा जाता है कि किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में। तो एक परीक्षण के निष्पक्ष होने के लिए कई अलग अलग प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। और सबसे पहला तो यही है कि जीवन जीने का जो अधिकार है, इसका हमें ध्यान रखना होता है कि किसी के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो रहा हो, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार में ही आता है। तो इसमें कहा गया है कि उचित और न्याय संगत कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही किसी व्यक्ति का जीवन या स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। देखो, ये कहा जाता है कि भले ही 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन किसी एक बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, यानी कि बेगुनाह को सज़ा देना सबसे बड़ा क्राइम समझा जाता है। तो इसीलिए इस जजमेंट में टाइम लग जाता है, क्योंकि कोशिश ये रहती है कि किसी बेगुनाह को सज़ा न मिल जाए, भले ही 100 अपराधी बच जाएं। और इसमें भी ये कहा गया है कि अगर मान लो किसी का हम जीवन जीने का अधिकार छीन रहे हैं, मान लो कि किसी को फांसी की सज़ा अगर हम दे रहे हैं ना, आपने देखा होगा बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जब फांसी की सज़ा दी जाती है, तो एक तरह से हम उनका मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, है ना। तो उसके लिए पूरा प्रोसेस होता है, क्योंकि हम उसको ऐसे ही नहीं फांसी दे सकते। ऐसा नहीं कि हमने आज फांसी की सज़ा सुना दी तो 4 दिन बाद हम फांसी उसको ऐसे ही दे देंगे। तो इसके लिए पूरा प्रोसेस होता है। उसमें भी उसको लास्ट चांस मिलता है राष्ट्रपति की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट का जब आखिरी फैसला मिलता है फांसी का, उसके बाद भी उसके पास कई चांसेस होते हैं कि राष्ट्रपति को माफ़ीनामा लिख सके। तो यानी कि पूरा प्रोसेस होता है जब जाकर के फांसी की सज़ा दी जाती है, और बहुत ही रेयर केसेस में दी जाती है, किसी ऐसे क्राइम में जो कि बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं क्रूअल होता है, ऐसे केसेस में ही अक्सर फांसी की सज़ा दी जाती है। तो निष्पक्ष परीक्षण का सार क्या है, मतलब एसेंस अगर हम देखें फेयर ट्रायल का, यही है कि कुल मिलाकर के सभी को अपनी अपनी ड्यूटी जो है, जैसे कि पुलिस हो गई या फिर वकील हो गए या फिर जज हो गए, उनको अपनी ड्यूटी अपने एक तरह से फेयर तरीके से करनी चाहिए। दूसरा इंसान चाहे जो करे, लेकिन हमें अपना काम अच्छे से करना चाहिए। तो इसमें मैंने पूरा प्रोसेस वैसे भी आपको समझा ही दिया है चैप्टर में। तो अब देखो, हम ये अगर देखें शांति वाले केस का, जो मैंने आपको बताया था कि उसकी सोने की चैन जो शांति पर इल्ज़ाम लगा था, जो डोमेस्टिक वर्कर थी, तो अगर हम देखें शांति के केस में क्या निष्पक्ष सुनवाई उसकी हुई थी? तो बिल्कुल हुई थी, तभी तो वो निर्दोष साबित हुई, क्योंकि शांति को आरोप पत्र की एक प्रति और अन्य सबूत दिए गए जो भी अभियोजन पक्ष ने उसके खिलाफ पेश किए थे। देखो, प्रति से मतलब है जैसे कि मान लो FIR दर्ज करा रहे हैं ना अगर हम, तो FIR की एक कॉपी हमें भी मिलती है, यानी जो जिसके खिलाफ ये शिकायत दर्ज की गई है उसको भी एक कॉपी उसकी दी जाती है, यानी कि चार्जशीट जो होती है पूरी। सुनवाई ये खुली अदालत में सार्वजनिक दृश्य में आयोजित की गई थी, यानी कि एक तरह से खुली अदालत जहाँ की कोई भी उस चीज़ को देख सकता था कि किस तरह सुनवाई हो रही है। सुनवाई आरोपी की मौजूदगी में हुई, शांति मतलब मौजूद थी वहाँ पर जब सुनवाई हुई। ऐसा नहीं है कि शांति को जेल में रखा और कोर्ट में जजमेंट सुना दिया कि शांति दोषी है
अब शांति को कैसे पता चलेगा कि किसी ने क्या दलील दी, क्या घटना के बारे में बताया, मैं तो वहाँ थी नहीं। शांति भी कल को कह सकती है कि मुझे तो वैसे ही दोषी करार दे दिया गया, मेरी तो किसी ने सुनी नहीं, मुझे तो बचाव का मौका ही नहीं दिया। तो एक वकील ने शांति का बचाव भी किया। शांति के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो बचाव पक्ष के लिए मतलब अपने पक्ष में बचाव के लिए वकील को रख सके, तो सरकार ने उसकी मदद की थी डिफेंस लॉयर को हायर करने के लिए। तो एडवोकेट रॉय थी ये, कमला रॉय, जिसको शांति के बचाव पक्ष में रखा गया था। और एडवोकेट रॉय ने काफ़ी बखूबी अपना काम किया और शांति की पूरी जो दलील है वो पेश की, और जज ने फिर उसको निर्दोष मान लिया शांति को, क्योंकि जो सारी चीज़ें थी वो क्लियर हो चुकी थी। तो ये अभियोजन की जिम्मेदारी थी कि वो उचित संदेह से परे साबित करे कि शांति दोषी थी। तो एक तरह से ये पूरे सिस्टम की जिम्मेदारी होती है, मतलब ज़्यादा तो जिम्मेदारी ये लॉयर्स की ही होती है, जो ये वकील अपॉइंट किए जाते हैं, इनका ज़्यादा काम रोल रहता है इसमें, इन सब चीज़ों को साबित करना। तो एक तरह से हम कह सकते हैं शांति की जो सुनवाई हुई थी वो निष्पक्ष हुई थी, फेयर ट्रायल रहा। तो ऐसे ही सभी का होना चाहिए फेयर ट्रायल, जिसके खिलाफ भी कोई केस होता है। एक परीक्षण के निष्पक्ष होने के लिए अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग भूमिका होती है। जैसे कि न्यायाधीश की भूमिका क्या थी, न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना, कामली और उसके बाद जजमेंट दिया। सरकारी वकील की क्या भूमिका थी, सरकारी वकील की ये भूमिका थी कि सिर्फ उसी पक्ष का ध्यान न रखे कि जिसके लिए उसको अपॉइंट किया गया है, राज्य के लिए अगर लड़ रहा है, तो ऐसा ना हो कि सामने वाला व्यक्ति अगर निर्दोष भी है तो उसको ज़बरदस्ती दोषी करार दे देगा वो वकील। बचाव पक्ष की भी भूमिका ये होती है कि वो अच्छे से एविडेंस प्रस्तुत करे जो बचाव में देने हैं। इसके अलावा पुलिस की भी भूमिका वही है कि पुलिस को भी अपने फेयर तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभानी है कि एफआईआर दर्ज करे, गिरफ्तारी करे जिसकी करनी है, और इसके अलावा सबूत और गवाह जो जुटाने हैं वो भी ईमानदारी से जुटाए। तो उन सभी को ये सुनिश्चित करने के लिए काम करने की आवश्यकता है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे उसका वर्ग, जाति, लिंग, धार्मिक और वैचारिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, आरोपी होने पर निष्पक्ष सुनवाई हो। जैसे कि शांति के साथ हुआ। अब अगर शांति को ये कह दिया जाता कि डोमेस्टिक वर्कर है, इसकी क्या वैल्यू है, कुछ ही पैसे कमाती है और कोई है भी नहीं ज़्यादा, कोई वैल्यू भी नहीं है ज़्यादा इसकी, तो क्या होता, उसके साथ अन्याय होता। लेकिन उसके साथ निष्पक्ष सुनवाई हुई। अब चाहे कोई देश का राष्ट्रपति हो, चाहे कोई आम आदमी हो, सबको निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। तो इसी को ये कहते हैं फेयर ट्रायल। तो शांति के साथ ये फेयर ट्रायल हुआ, तभी उसको निर्दोष साबित किया गया। तो अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, इनको देख लेते हैं एक नज़र। तो भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए DK बासु निर्देश क्या हैं? तो इसका अगर हम सही आंसर देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसके बारे में हमने भी पढ़ा भी था। तो गिरफ्तारी, नज़रबंदी या फिर पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया से जुड़े कुछ निर्देश हैं। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, FIR के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है ऑप्शन नंबर 3। शिकायत करने वाला FIR की एक कॉपी या नकल निर्धारित शुल्क प्रदान कर प्राप्त कर सकता है। देखो, शुल्क नहीं देना होगा उसको FIR के लिए, उसको ऐसे ही प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो FIR दर्ज कराएगा ना, वो उसको एक कॉपी मिलेगी, क्योंकि हो सकता है कल को ये कह दिया जाए कि आपने तो FIR दर्ज नहीं कराई, तो उसके पास प्रूफ तो होना चाहिए जिसने FIR दर्ज कराई है। तो इसीलिए ये शुल्क नहीं देना है, ऐसी फ्री में मिलेगी। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने या पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। तो ये हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे सही पूछा है। तो ये गलत है, क्योंकि देखो, इकबाल या बयान या जो पुलिस कस्टडी में अगर कोई बयान गुनाह कबूल करता है तो उसको नहीं माना जाएगा सबूत के तौर पर। और व्यक्ति अगर दोषी है तो ये निर्धारित करना या नहीं करना पुलिस का काम नहीं है, तो ये भी गलत है। तो सबूत अगर आरोपी के दोषी होने के संकेत दे रहा है तो अदालत में प्रथम सूचना रिपोर्ट दाखिल कर सकती है, तो ये भी गलत है। तो अदालत में चार्जशीट दायर की जाती है, ना कि FIR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपराधिक उल्लंघन में राज्य का पक्ष कौन प्रस्तुत करता है? तो अब तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हैं। तो ये प्रस्तुत करता है सरकारी वकील, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। डिफेंस लॉयर होता है उसका, जो कि व्यक्ति दोषी है या फिर निर्दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्पक्ष सुनवाई में न्यायाधीश की क्या भूमिका होती है? यानी फेयर ट्रायल में क्या भूमिका है जज की? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। A और B सही है, तीसरा गलत है। A क्या है? न्यायाधीश प्रस्तुत प्रमाणों और कानूनों के अनुसार तय करते हैं कि आरोपी निर्दोष है, बिल्कुल बात सही है। और निष्पक्ष भाव से खुली अदालत में मुकदमों का संचालन करते हैं, ये भी सही है। और 3rd गलत है, क्योंकि जिन मुकदमों में जनता का अंतर विवेक हिल जाता है उन पर न्यायाधीश शीघ्र ही निर्णय सुना देते हैं। तो शीघ्र कभी नहीं सुनाते हैं न्यायाधीश निर्णय, पूरी सुनवाई के बाद, प्रॉपर सुनवाई के बाद ही निर्णय देते हैं। तो C गलत है, A और B सही है।
तो उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, या फिर नहीं पसंद आई है तब भी बताएं। और इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, एंड लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी बोर्ड नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।